चले सर क्विकली आते हैं। IFRS सेट पे थे हम, ऐसा ही है। आ जाए सर, ये सबको याद है IS और IFRS में फर्क? नहीं याद है? चलें, IS पुराना नाम था, सही है, और IFRS नया। अब जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे ये सब किसके हिसाब से आएंगे? IFRS। अब ये IS के नाम से नहीं आ रहे होंगे, ये चीज आपने दिमाग में बिठा लेनी है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे ये सब आएंगे IFRS, क्योंकि पहले उनको लगता था हम सिर्फ अकाउंटिंग सिखाते हैं, अब उनको लगता है कि हम रिपोर्टिंग भी सिखाते हैं। IFRS 8 का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था। ऑब्जेक्टिव क्या बताया था? मैंने कहा सर यूनिलीवर। यूनिलीवर याद है? क्विकली मुझे बता दे जाओ, यूनिलीवर सर कितने उसमें वो कर रहा होता है ऑपरेट? कौन कौन से? हमने कहा सर यूनिलीवर होम केयर, पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स, इन तीनों में यूनिलीवर ऑपरेट कर रहा है। सही है यार, मुझे वो करनी थी ईमेल, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा, उसका नेट लगा ताकि वो ईमेल जाए। सही है सर। अब होम केयर में हमने कहा था उनके बड़े बड़े ब्रांड है, कौन कौन से? सर्फ एक्सेल, दूसरा सनलाइट और डोमेक्स। पर्सनल केयर में तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? लक्स। तेरे अलावा बाकियों से पूछा, इंसानों से, आई मीन बाकी लोगों से, क्या है फेवरेट भाई? लाइफ बॉय। वैसे मैं आपको एक बताऊं बात, जब मैं यूनिलीवर में था 2016-17 में, उस टाइम पर जब कोरोना भी नहीं था, तो लाइफ बॉय ने लक्स की सेल को एक्सीड कर दिया था। ठीक है सर, ये आपको इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए जो है ना, यूनिलीवर अगर याद होगी तो ये अच्छा है। सही है ना? बाकी हमने कहा सर सनसिल्क वगैरह। फूड्स और डिफ्रेशन में मैंने क्या कहा था? फूड्स अलग है, रिफ्रेशमेंट्स। मैं जो था वो यूनिलीवर में था, तो मैं था फूड्स कैटेगरी। सही है ना? फूड्स में उनके ब्रांड कौन से? कनौर और रफान, है ना? और उस टाइम पे एक और ब्रांड होता था ब्लू बैंड, याद है? ब्लू बैंड रोजाना रोज बढ़ते जा रहा, तो ज्यादा ही बढ़ गया है भाई। आ जाए, खामोशी, आ जाए। फिर हमने कहा आइसक्रीम, और दूसरा कौन सा ब्रांड था? टी। ऐसा ही है। अब सर यूनिलीवर का ये हमने कहा सर पूरा स्ट्रक्चर है हमारे सामने कि भाई यूनिलीवर ऐसे ऑपरेट होता है, ये चल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर इस स्टैंडर्ड का मकसद फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने कह दिया कि भाई इस स्टैंडर्ड ने कहा मैं अप्लाई होऊंगा किसके ऊपर? अगर आपको ये देखना है, अभी तक आपने जितने भी चीजें पढ़ी हैं उसमें सेल्स की एक फिगर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब आप एक शेयर होल्डर हैं, आप चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि यार सर्फ एक्सेल कितना कमा करके दे रहा है, या ये होम केयर पूरे का पूरा कितना कमा करके दे रहा है। तो उसको देखने के लिए कि आपके पास कोई यार्ड स्टिक थी, मेजरमेंट थी? नहीं सर, एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास कुछ नहीं था। इस स्टैंडर्ड ने आकर के इंडिविजुअल शेयर होल्डर को वो हक दिया, वो राइट दिया कि भाई तू भी ये सब चीजें देख ले। क्या हम यहां तक क्लियर है? चले सर, फिर हम और आगे बढ़े। अब हम आएंगे अफेक्टिवली कि हम IFRS 8 में पढ़ने वाले क्या क्या हैं। इधर देख लें तो हम IFRS 8 में क्या पढ़ने वाले हैं। आ जाए सर, हम आते हैं सर, हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर हम पढ़ेंगे स्कोप। ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफरेंट सेगमेंट वाइज सेल्स बताना। फिर हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया स्लैश इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप। फिर हम पढ़ेंगे एग्रीगेशन। फिर हम पढ़ेंगे पूरा P&L। वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्या होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री? वाइल्ड कार्ड एंट्री कस्टम है ना सर, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, अभी दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि भाई इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। देखें, बड़े स्मार्टली चलना है और हमें पता होना चाहिए ना कि सर किस किस्म टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होते हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट होगी। दूसरा डिस्क्लोजर, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। तीसरा एरर्स इन डिस्क्लोजर, और चौथा जो ये हो सकता है, ये चौथा करें, कैन बी मिक्स्ड विद फाइनल अकाउंट्स, लेकिन अब इसके चांसेस हो गए रेयर। मैं बताऊंगा क्यों रेयर हुए हैं। सर ये देखें 4 तरह के इसके अंदर आ सकते हैं। इसके फिल का कलर अगर चेंज करना चाहे, चले सर ये कॉपी कर लेंगे आप, अगर कॉपी करना है, नहीं तो फिर सर कोई मसला नहीं। अगर आप कॉपी नहीं भी करना चाहें तो ये मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा। सर ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया, क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? कि भाई इंडिविजुअल सेगमेंट्स वाइज सेल्स बताना, ठीक है ना। अब आएंगे स्कोप। स्कोप क्या होता है? FAR 1 की नॉलेज है हमारे पास, याद है, दिमाग में है। FAR 1 के स्कोप क्या होता है? कि कहां कहां अप्लाई होगा, कहां कहां ये स्टैंडर्ड जो है अप्लाई हो रहा होगा। तो सर इसके लिए हम आए। अच्छा ये नई बुक भी हमारी आ गई है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की, ये PDF में भी भेज दूंगा आप लोगों को। इसके अंदर चीज़ें अपडेट भी हैं सारी, सारे पास पेपर्स भी सिवाय पिछले अटेम्प्ट तक के हमने डाल दिए हैं। 2 नए टॉपिक जो आए, जो कि आपके लिए तो पुराने ही है, सही है ना, वो भी, सस्टेनेबिलिटी भी इसके अंदर है। अब इस नई बुक के हिसाब से हम इसकी समरी पढ़ेंगे। चलें सर, सिलेबस, ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये सब चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। माशाल्लाह। चले सर आ जाएं, इधर आ जाएं। अब स्कोप पढ़ेंगे अब हम इसका। ए नौजवानों, ये स्कोप है, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को, रीडेबल है ना। IFRS 8 अप्लाइज टू दी एनुअल एंड इंटरिम। हमने कहा सर एनुअल पे भी अप्लाई होता है और इंटरिम पे भी अप्लाई हो रहा है। सर अब जरा मुझे बताएं, ये एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल तो हमें पता है क्या होती है, क्या होती है बताओ? सालाना। इंटरिम क्या होती है? अब सर आपके दिमाग में सिर्फ हाफ है, लेकिन इंटरिम के अंदर 3 आ जाती हैं। फर्स्ट क्वार्टर, पहला क्वार्टर, दूसरी क्या होती है? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और फिर थर्ड क्या होती है? थर्ड क्वार्टर, है ना। तो ये 3 आ गई इसके अंदर। तो एनुअल पे भी होता है और इंटरिम पे भी अप्लाई होता है, ठीक है सर। फिर क्या है सर? फिर हमने कहा सर एनुअल पे भी अप्लाई होता है, इंटरिम पे भी अप्लाई होता है, और इट अप्लाइज टू दी सेपरेट और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी एंड टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप विद अ पेरेंट। अब जरा इसको समझिएगा सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है ना, सेपरेट भी होती हैं। व्हाट डू वी मीन बाय सेपरेट और इंडिविजुअल? कंपनी अपनी खुद बना रही है, सही है ना। लेकिन एक सब्सिडियरी और पेरेंट का तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी है नहीं है, नहीं होगा। पेरेंट कौन होता है? जिसके पास दूसरी कंपनी के आइडियल केस में 50% से ज्यादा शेयर हो। तो बोला इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होगा और पेरेंट जब कंसोलिडेटेड बनाएगा तो उस पे भी होगा, ठीक है। ऑफ अ ग्रुप विद अ पेरेंट, ठीक है। तो अब आपने याद रखना, क्वार्टरली अकाउंट्स में भी अप्लाई होगा IFRS, इंडिविजुअल में भी अप्लाई होगा और कंसोलिडेटेड में भी होगा। अब इसकी एक एक्सेप्शन लिखो अपने पास, जो कि IK बहुत शरारती और चेक भी करता है। लिखो अपने पास, इफ कंसोलिडेटेड एंड इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are sent together to the shareholders, if
individual and consolidated financial statements are sent together to the shareholders, then IFRS 8 will apply only to consolidated financial statements. Only to consolidated financial statements. चले सर, अब ये पॉइंट है, ये एक्सेप्शन है। बोला वैसे कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल दोनों पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर तुम एक ही पब्लिश बुक भेज रहे हो, शेयर होल्डर को एक साथ ही भेज रहे हो, तो खाली किस पे लगा दो? कंसोलिडेटेड पे। फिर आ जाए, कह रहा है हुज डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन द पब्लिक मार्केट। अब बड़े गौर से सुनना, इसने कहा कि भैया ये IFRS 8 अप्लाई होगा उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जो के लिस्टेड हो। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिसके स्टॉक मार्केट में शेयर्स बिक रहे होते हैं ना। तो हमने कह दिया ये कौन सी कंपनी की बात कर दी इसने यहाँ पे? लिस्टेड कंपनी। इसको अपने पास नोट कर लें, लिस्टेड कंपनी। फिर दूसरा कह रहा है एक तो लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा, और दूसरा किस पे होगा? दैट फाइल्स और इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instruments in a public market। इसका मतलब पता है क्या है? About to be list। एक लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा, दूसरा किस पे होगा? About to be listed। क्या मतलब सर? अब आए इसका भी आपको जरा बैकग्राउंड दूं। सर लिस्टिंग ऐसा नहीं होता कि आज सोचा और कल स्टॉक मार्केट में शेयर चले गए। मैंने एक कंपनी है लोड्स लिमिटेड, उसकी लिस्टिंग करवाई है। सर यकीन माने लिस्टिंग कराने में ना हमें 1 साल लग गया था। कितना साल लग गया था? तो उसने कहा देखो अभी तुम लिस्ट हुए नहीं हो, लेकिन तुम जब लिस्ट होने वाले हो ना, उससे पहले भी अपने आप को क्या ट्वीट करो, है ना? शादी आपकी हुई नहीं है, घर वाले कहते हैं अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन पहले ही ताना मिलेगा कि लड़कों को रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, लड़कियों को खाना पकाना सीख जाओ, है ना? घर वाले तैयार। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी क्या कर रही है सर? तैयार कर रहा है कि भाई अभी लिस्ट नहीं हो लेकिन तैयारी। तो अब इसका स्कोप क्विकली हम समराइज करें तो सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा पूरे साल में जो भी पब्लिश करते हो, और किस कंपनी के? लिस्टेड कंपनी और अबाउट टू बी लिस्टेड। सही है सर, लिस्टेड कंपनी। और इसका मतलब क्या है? एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर IFRS 8 अप्लाई, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई। अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स, अपने जो है ना सेगमेंट्स हैं, उनको अलग अलग करके नहीं बता रही, तो उसके ऊपर IFRS 8 अप्लाई नहीं होता। एग्जांपल दूं, शान फूड्स। शान वाले डिफरेंट काम कर रहे हैं, वो मसाले भी ला रहे हैं, वो केचप भी ला रहे हैं, सब चीजें ला रहे हैं। अगर वो अपनी सेल्स को अलग अलग नहीं बताएंगे, कोई उनको बाउंड नहीं कर सकता, है ना सर? नेशनल फूड्स उनका कॉम्पिटिटर, उसके लिए जरूरी IFRS 8 अप्लाई करना, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है। शान लिस्टेड क्लियर है? चले सर, तो ये तो हमने क्या पढ़ लिया? स्कोप। सवाल आ गया कोई? ओके, बुक व्हाट्सएप कर देते। चले सर, यहां तक हम क्लियर है? अब आ जाएं सर, अब आते हैं असल चीज, डेफिनेशन, कि भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है। ऑपरेटिंग सेगमेंट होता क्या है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों ने दिमाग में रखनी है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट? कह रहा है एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ component of an entity that engages in business activities from which it may earn revenues and may earn revenue and incur expenses expenses। यहाँ पर वर्ड पता है क्या इंपॉर्टेंट है? मे। शायद मे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मे का वर्ड जो है ना, अब इसको आपने दिमाग में रखना है कि भाई मे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आ जाए, हम इधर भी आ जाते हैं, और हमने कह दिया ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है, व्यू में जाके फुल स्क्रीन, ऑपरेटिंग
सेगमेंट जो है वो उसके अंदर 3 क्राइटेरियाज होंगे। कितने क्राइटेरियाज होंगे? 3। इसको मैं ना अभी जरा इसके शॉर्टकट सीख रहा हूँ। सर मुनीर माशाल्लाह चैंपियन है ना। आए सर, इसके अंदर 3 क्राइटेरियाज होंगे। पहला जो, बल्कि हमने क्या इसको हटा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमने कहा सर पहला जो क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि भाई उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए। क्या सलाहियत होनी चाहिए? हमने कह दिया सर उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि मे अर्न ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब मैं आया आपको थोड़ा सा और चीज़ें बताने लगा हूँ। सब बच्चे इधर सुनिएगा। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम सुना है तुम लोगों ने? सही है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ज़रा मुझे बताओ। When we talk about finance, तो मुझे ज़रा बताओ फाइनेंस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस के अंदर अगर मैं आपको करूँ ना कि जब फाइनेंस का नाम ब्रॉडली होता है ना तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। फाइनेंस का एक हिस्सा है टैक्सेशन। क्या है? टैक्सेशन। जो टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो भी फाइनेंस के अंदर क्लासीफाई होता है। उसी के अंदर एक आता है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसी के अंदर एक और भी आता है। नहीं, ऑडिट उसके अंदर नहीं आता है। ट्रेजरी। क्या आता है? टैक्सेशन क्या काम करता है? टैक्स के मामला देखता है। टैक्सेशन के साथ अक्सर होता है टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस डिपार्टमेंट होता है। उसके अंदर टैक्स हो गया, कंपनीज को बाकी कौन गवर्न करता है? SECP। वो अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ये क्या काम करता है? इनका काम होता है डेली बुक कीपिंग करना, एनुअल अकाउंट्स बताना। तीसरा क्या होता है? ट्रेजरी। अब जरा समझना, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के सिर्फ खर्चे होते हैं। क्या होता है? खर्चे। क्या उसका अपना कोई रेवेन्यू होता है? नहीं। टैक्सेशन डिपार्टमेंट कोई रेवेन्यू। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इनके भी स्टाफ की सैलरियां जाती हैं। क्या कोई रेवेन्यू होता है? क्या इन दोनों के अंदर, टैक्सेशन और अकाउंटिंग के अंदर, ये सलाहियत है कि अभी कुछ कमा सके? नहीं। अब आते हैं ट्रेजरी। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या काम करता है इसको जरा समझना। सर ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है ना उसका पता है क्या काम होता है? जब कंपनी के पास पैसे कम हो तो बैंक से सूदीदारों से लोन ले ले अच्छे रेट्स पे, और जब पैसे ज्यादा हो तो उसको इन्वेस्ट करे और वहां से पैसा कमा करके दे कंपनी को। तो क्या ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर सलाहियत है कमाने की? तो देखा जाए तो हमने कह दिया कि सर ये जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ना ये ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। OS बोले तो ऑपरेटिंग ट्रेजरी डिपार्टमेंट, लेकिन ये टैक्सेशन और अकाउंटिंग नहीं है। अब यूनिलीवर के कितने ब्रांड्स हैं टोटल? मैंने कहा था पाकिस्तान में 21-22 है, दुनिया भर में तो पता नहीं कितने हैं, 60 के आसपास है। क्या यूनिलीवर के हर ब्रांड के अंदर ये सलाहियत है कि सर कि वो अपने इनकम और एक्सपेंसेस जो है कमा सकता है? यस सर। अगर आप बात करें तो उनकी जेट स्पॉट के अंदर भी सलाहियत है। अगर आप बात करें तो पूरे के पूरे वॉल्स के अंदर भी सलाहियत है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई सर कि ये सलाहियत होनी चाहिए कि अपनी इनकम हो और अपने एक्सपेंसेस हो। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? चलें सर, तो ट्रेजरी आ गया समझ में? Yes. चलें सर, अब हमने कह दिया। अब एक मासूमाना सवाल तुमसे पूछता हूं। अभी मैंने अपनी बिजनेस में मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहा हूं एक पूरी डिवीजन साइबर सिक्योरिटी की। किसकी? अब साइबर सिक्योरिटी का ना मेरे पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है, लेकिन मैंने उसके ऊपर बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करा दी। तो मुझे बताओ क्या वो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मेरा ऑपरेटिंग सेगमेंट का ये वाला क्राइटेरिया मीट कर गया? हाँ या ना?
कर गया सर, क्योंकि may earn, बेशक अभी नहीं कमा रहा, फ्यूचर में कमा सकता हो। या आईकेप ने नहीं, आईसीसी ने कैमसे की पूछा, बोला एक स्टार्टअप है जिसने अभी पैसा कमाना शुरू नहीं किए हैं, क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि वर्ड क्या है? में सलाहियत होनी चाहिए। हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात। तुम सब में सलाहियत है सीए करने की, इंशाल्लाह है ना, हो भी जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि यार सलाहियत है, तो सलाहियत होना इज इंपॉर्टेंट। क्या हम यहां तक क्लियर है? पहली क्राइटेरिया क्या है कि सर उसके अंदर ये सलाहियत तो होनी चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरे पे आते हैं, अब आ जाए। हमने कहा सर दूसरा है, अब हम दूसरा पढ़ें क्राइटेरिया, whose operating results are regularly reviewed by the entities chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess Its performance. तो सर यहां पर वर्ड देखें क्या है? रेगुलरली, कि भाई जिसके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए? रेगुलरली। अब ये कौन देखेगा? सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग। अब सर सीओडीएम क्या भला है? पहली दफा सुन रहा हूं मैं ना। Yes. देखो सीओडीएम डिपेंड करता है एंटिटी टू एंटिटी। यूजुअली आप अपने पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम बात करें तो आप समझें बोर्ड ऑफ बीओडी उसके रिजल्ट्स को क्या देख रहा है? रेगुलरली। अच्छा ये कंडीशन भी एंड वाली है कि पहली कंडीशन भी मीट होना जरूरी है, दूसरी भी और तीसरी भी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। सर यूनिलीवर जो है ना अपना एक, जब मैं था ना उस जमाने में यूनिलीवर अपना एक ऑयल भी बेचता था। यूनिलीवर का एक रफान का ऑयल भी आता था, लेकिन वो सेगमेंट इतना छोटा हो गया था कि डायरेक्टर बोलते थे भाड़ में जाए, उसके तो हमें रिजल्ट भी नहीं देखने। क्योंकि देखो सर यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है, सही है ना, वो साल के अंदर जो है ना बिलियंस की सेल्स करती है, 300, 400, 500 बिलियन, 600 बिलियन। अब उसने कहा यार अगर एक सेगमेंट है मुझे मुश्किल से पूरे साल में 60-70 मिलियन की सेल्स करके दे रहा है, 100 मिलियन की सेल्स, मेरे लिए वो इतना रेलिवेंट। डायरेक्टर कहते थे हमारा टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है, वो नहीं देखते थे इसको। तो हमने कह दिया कि भैया ये जो सीओडीएम अगर उसको नहीं देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑपरेटिंग सेगमेंट, तो बीओडी का देखना भी इसको क्या है सर, ज़रूरी है ना सर। अगर बीओडी देख रही है तो सही है, बीओडी नहीं देख रही तो हमने कह दिया सही नहीं है। तो हमने कहा सर हम इसका भी टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने कह दिया कि भैया बीओडी की नजरे करम इस पे होनी चाहिए। बीओडी रिव्यू। अच्छा वर्ड यूज हुआ है रेगुलर। सर व्हाट डू वी मीन बाय रेगुलर? देखो स्टैंडर्ड ने कोई डिफाइन, अब रेगुलर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना सर। आपके अम्मा अब्बा आपकी क्लास रेगुलरली लेते हैं, अब किसका मतलब है किसी की रोज लेते हैं तो उसके लिए वो रेगुलर है, किसी की हर महीने लेते हैं, किसी की हर हफ्ते लेते हैं ना सर। तो रेगुलर कंपनी टू कंपनी। स्टैंडर्ड कहता है मैं इतनी डिटेल्स में, सही है ना कि हम, हाँ लेकिन बीओडी देखे जरूर, इग्नोर ना करे। कोई बच्चा जिसके अम्मा अब्बा ने उसको इग्नोर किया हुआ है तो हमने कहा भाई तू घर के लिए अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। आ जाए सर आ जाए। तो हमने कह दिया सर ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए अपना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस प्लस, यहां पर प्लस का साइन है, बीओडी का रिव्यू रेगुलर होना चाहिए। फिर थर्ड पे आ जाते हैं। फिर हमने कह दिया फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज। अब सर व्हाट डू वी मीन बाय डिस्क्रीट? अंग्रेजी का लफ्ज है, बोल दे। डिस्क्रीट क्या होता है? Restricted. क्या कह रहा है सर? जस्ट डिस्क्रीट मतलब अलहदा अलहदा उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब याद रखो कंपनी के लिए ना अगर कोई सेगमेंट इंपॉर्टेंट होगा ना तो कंपनी उसकी प्रॉपर क्या करेगी,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हम कहते हैं ना कि यार अलहदा अलहदा कह लें या प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेट प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखाए हुए। अब जरा एक बात सुनना मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा, कि सर मीट वन का नाम सुना है तुम लोगों ने? Yes. क्या करता है? कसाई है, गोश्त है ना सर। मीट वन क्या काम करता है? एक और भी लिस्टेड कंपनी है मीट वन का नाम अगर स्टॉक में उसका हमारा अल शहीर कॉर्पोरेशन। एक और कंपनी है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, सही है ना। ये कंपनियां क्या काम कर रही हैं सर? ये गोश्त का काम करती हैं। मुझे बताएं, जब आप गाय काटते हैं तो क्या खाली उसमें से गोश्त निकलता है? नहीं, और भी कुछ निकलता है। सही है सर। हमने क्या उसमें से चर्बी निकलती है, सही है ना, उसके अंदर जो है खाल है, सही है, बाकी जो भी अलाइश है जिसको हम कहते हैं सर, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप कभी कंपनी को देखेंगे ना मीट वन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सर वो मेन जो उनका रेवेन्यू होता है ना, वो गोश्त का रेवेन्यू होता है। वो चर्बी वगैरह, अब भाई मैंने जब गाय काटी है, कसाई की कॉस्ट है, गाय को खरीदने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखा जाए ना, तो आइडियली सिर्फ मैं गोश्त नहीं बेच रहा हूँ, 2, 4, 5% ना उसकी एलआईसी और बाकी चीजें भी बिक जाती हैं। तो हमने कह दिया कि उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर मीट वन अलग से उसको एक रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि यार इसके ऊपर अलाइश के ऊपर इतनी कॉस्ट आई थी, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट आई थी। उसका खाली जितना भी रेवेन्यू होता है वो उसको अदर रेवेन्यू के नाम से, स्क्रैप के नाम से सारा का कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि मीट वन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बाकी आपकी चर्बी अलाइशे वगैरह ये अलग से ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। यूनिलीवर की बात करें, यूनिलीवर हर सेगमेंट की अलग से कॉस्ट भी रिकॉर्ड करता है, अलग से रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करता है। तो सर 3 बातें होनी चाहिए ऑपरेटिंग सेगमेंट में। कितनी बातें? 3 बातें, है ना सर। आ जाए तो अब हम इसको अगर इसको भी डॉक्यूमेंट करें तो हमने कह दिया सर ऑपरेटिंग सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी चीज क्या हो जाएगी? हमने कह दिया कि भैया उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये भी एंड वाली है। तीनों कंडीशन किसके वाली है? ठीक है सर। अब अगर उसकी डिस्क्रीट नहीं है तो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। तो सर स्टेप 1 पता है क्या है? अब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि भैया अगर हमें पहला स्टेप है इस स्टैंडर्ड का, स्टेप 1 आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई। यूनिलीवर ने कहा भैया 3 बातें जिसमें होंगी वो आपका क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सेगमेंट। अपने रेवेन्यूज, अपनी इनकम। दूसरी बात क्या थी? बीओडी रिव्यू करे। तीसरी बात इसने कितना कमाया, कितना खर्च किया। यूनिलीवर ने क्या इस हिसाब से हमारे तो 22 के 22 क्या बन रहे बोला। लेकिन अब तुम सोचो अगर हम 22 के 22 को अलग अलग दिखाने लगे तो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या साइज होगा? भूल जाएंगे ना। Yes. बोला शेयर होल्डर भी कभी कभी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी क्या होती है? गलत हो जाती है आपके लिए ना। एक स्टूडेंट था मेरा, वो मशहूर स्टूडेंट है, मेरे साथ क्लास में उसका पहले भी जिक्र किया हो। उसने 14-15 साल में 2 पेपर निकाले थे। उसका पता है एक सबसे बड़ा मसला क्या था? वो फॉर एग्जाम्पल मुझसे पढ़ रहा है। अब वो मुझसे पढ़ रहा है ना, अब मैंने उसको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। वो सर काजी से पढ़ रहा है, हमने उसको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। अब हमने खाली एक लाइन थी वो छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी। अब उसके लिए पता है वो क्या करेगा? किसी और टीचर से जा करके पूछेगा। पूरा कोर्स ले लेगा। हाँ? उसने 2 लाइनें छोड़ी तो हमारे पास से बोलेगा यार इसने करा, इसने करा। समझ रहे हैं? उसने कॉस्टिंग का पेपर जब दिया ना, पेपर देने से पहले वो हर दफा फीस जमा कराता था, पेपर नहीं देता था, सही था। वो 6 टीचर से पढ़ चुका था। उसने मुझे एक दफा बताया, अपनी शीट खोली, 75,000 रुपए की वो कॉस्टिंग की खाली ट्यूशन फीस पे कर चुका था। तो उसके पास क्या था? इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। मैं उसको कहता था भाई तू सिर्फ जमा कर रहा है इन्फॉर्मेशन। उसके FR1 FR2 सिर्फ 2 ही निकले। उस पर मैंने कहा था खबरदार जो तूने अभी किसी और टीचर का, मैंने कहा अगर तुझे लगेगा कि यार एक सवाल किसी और टीचर ने करा दिया एक्स्ट्रा, अगर उस चक्कर में तू उसके हर टॉपिक या हर सवाल को देखना, तू पागल हो जाएगा यार। वो यही करता था FR1 2 होगा उसके उस टाइम तक मैं कुछ और नहीं पढ़ाता था। तो उसने कहा सर आप कुछ और भी पढ़ा दें, फिर मैं वही करूँगा। मैंने कहा नहीं, तो भाई किसी भी से पढ़, लेकिन एक टीचर को ईमान बना ले कि यार ये टीचर जो है ना इससे पढ़ना है। सही है। तो सर अब शेयर होल्डर को अगर आपने 22 सेगमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी ना तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको मजा
तब आपको क्या करना है सर, अब आपको शेयर होल्डर के लिए जिंदगी को आसान करना है। अब आ जाते हैं सर, इसीलिए स्टैंडर्ड ने हमें बोला, आपने यूनिलीवर, अब सब बच्चे मेरे साथ होने चाहिए, बोला यूनिलीवर आपने क्या काम किया, बोला आपने सर एक काम ये कर दिया है कि आपने 22 ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर दिए। Yes. अब बोला यार 22 को आप दिखाओगे नहीं, शेयर होल्डर पागल हो जाएगा, उनमें से जिसको एग्रीगेट कर सकते हो उनको क्या करो। अब हमने कहा हम एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, आपके पास लक्स है Yes. और आपके पास सनसिल्क है। अब यूनिलीवर ये सोच रहा है कि क्या मैं इनको एग्रीगेट कर सकता हूं या नहीं। अब आ जाए सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब ये 5 क्राइटेरिया, ये भी एंड वाला क्राइटेरिया है। कौन से हैं सर, ये भी हम लिख भी लेते हैं कि ये एंड वाले हैं। कौन से वाले हैं, एंड वाले। क्या मतलब सर एंड वाले का, कि सर ये सारे मीट होना जरूरी है तब तो तुम इसको एग्रीगेट करोगे, एक भी मीट नहीं हुआ तो तुम इसको एग्रीगेट। तो कह रहा है 2 or more operating segment may be aggregated if the segments are similar in each of the following characteristics: the nature of the product and, अब सर नेचर का वर्ड क्या होता है तुम्हारे दिमाग में, यहां पर होने चाहिए लक्स और सनसिल्क। क्या सनसिल्क को हम एग्रीगेट कर सकते हैं? नेचर का वर्ड मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम होता है या मिलते जुलते होता है? मिलते जुलते। तो उसने कहा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, फिर हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बनते कैसे। टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज कौन करता है, कस्टमर कौन है। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल क्या है। नेचर ऑफ द रेगुलेटरी, उनके ऊपर कवानीन कौन से अप्लाई होते हैं। बड़े गौर से सुनना, इसको मैं हमेशा कहता हूं ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ आईकेप में, सही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं सर, ये आपको मिल जाएगा, इसको बेशक कॉपी ना समझें। यूनिलीवर, लक्स और सनसिल्क, मुझे बताएं कि आप में से कितनों को लगता है कि इन 5 क्राइटेरिया के हिसाब से एग्रीगेट हो सकते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्शन, अभी हमने समझा कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं वैसे पूछ रहा हूं, गेस हो सकते हैं। आए सर अब समझते हैं। नेचर का मतलब होता है मिलते जुलते, प्रोडक्ट और सर्विस। अब क्या लक्स और सनसिल्क दोनों इंसान की धुलाई के काम आते हैं? नहीं है ना सर, चंगा करते हैं। सही है सर। तो हमने कह दिया लक्स से भी आप अपने जिस्म का मैल उतारते हैं, और बाकी जो है सनसिल्क से आप बालों का, ठीक है। और आप यकीन माने खवातीन के लिए शायद फिर भी अलग अलग हो, लड़कों के अंदर ये सलाहियत होती है, आप इनको एक चीज देंगे पूरा नहा के निकलेंगे, सही है ना, लड़कों के अंदर। तो सर प्रोडक्ट और सर्विस नेचर के हिसाब से लक्स और सनसिल्क सेम है, ठीक है। नेचर ऑफ द प्रोडक्शन, सर क्या इनका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है? नहीं, डिफरेंट होता है। नहीं सर, दोनों मतलब प्रोडक्शन नेचर मिलते जुलते, एग्जैक्ट सेम की बात नहीं हो रही भाई। दोनों में केमिकल्स को मिलाते हैं, एक में पिघला हुआ छोड़ देते, एक में जमा देते। अगर आप गौर से देखें, साबुन को आप पिघलने दे दें, सही मानों में कोई नीचे आग वाग लगा दें तो सॉल्ट ऑफ शैम्पू बन जाएगा। तो सर देखें प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कैसे होगा। इस फर्नीचर को बनाने का और लक्स को बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, लेकिन जहां पर केमिकल्स आपस में मिक्स होकर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने कहा नेचर के हिसाब से दोनों क्या है, सेम है। सही, केमिकल्स को ही तो आप मिला रहे हैं भाई, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं टाइप और क्लास ऑफ फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या लक्स और सनसिल्क दोनों इंसान यूज करते हैं? है ना। अब आपके दिमाग में सर सनसिल्क तो लड़कियां यूज करती हैं, इंसानों की ही कैटेगरी, लड़कियां बच्चे आदमी सब किस में आ जाते हैं, इंसानों में आ जाते हैं। सर यूं भी सेम है। अब आते हैं द मेथड यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर
प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर। अब जरा इसके ऊपर मुझे बताओ सर। अच्छा मुझे पता है तुम्हें, चलो यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल बड़ी कंपनियां कैसे चलती हैं पता है? उनके पास है ना 2 ट्रेड्स होते हैं, तो मैं कभी कहीं ना कहीं शायद इंशाल्लाह PwC के इधर उधर इंटरव्यू में काम है, वो जनरल नॉलेज चेक करता है। आपको पता है एक बड़ी कंपनी में एक GT होता है और एक MT होता है। किसी को पता है GT क्या होता है? जनरल ट्रेड। और MT क्या होता है? मॉडर्न ट्रेड। अब मॉडर्न ट्रेड क्या होता है? अब जैसे बड़े बड़े भाई हैं ना आपके, इस वक्त पाकिस्तान में रिटेल का किंग कौन है? इम्तियाज। इम्तियाज कहता है भाई मैं किसी ना मिडल मैन से नहीं लूंगा, यूनिलीवर डायरेक्ट मुझे माल दो, मुझे डायरेक्ट पैक दो, क्योंकि मैं इतना परचेज करता हूं, मैं मुझसे ज्यादा बेचता कौन है? उसको किसमें डाला हुआ है? मॉडर्न ट्रेड में। वो डायरेक्ट यूनिलीवर से माल लेता है। लेकिन क्या यूनिलीवर के पास बाकी जो सुपर मार्केट है तुम्हारे घर के पास, बशीर भाई मार्ट, सही है, इवन किफाया, ये डायमंड, सुना है नाम किफाया डायमंड? तो सर ये जो है ना किफाया हो गया, ये जो है ना आपका डायमंड हो गया, ये सब भी जो है किफाया डायमंड वगैरह, इनको यूनिलीवर डायरेक्ट माल नहीं देता। बोला तो मैं भी बेटा इतने बड़े। और दूसरी बात, इम्तियाज वगैरह यूनिलीवर को पैसे देते हैं 1 महीने बाद, 15 दिन बाद। यूनिलीवर ने और हर बड़ी कंपनी ने बीच में डाला हुआ होता है डिस्ट्रीब्यूटर। कौन डाला हुआ होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारे होते हैं, मशहूर हैं 2, अबू दाऊद और प्राइम। बोला हम तुझे सारा माल देंगे डिस्ट्रीब्यूटर, आगे किफाया में डायमंड पे तुझे देना है। तो यूनिलीवर इनको जो माल बेचता है उसको क्या कहता है? जनरल ट्रेड। और डायरेक्ट जो स्टोर्स पे माल दे रहा है वो कौन है? यूनिलीवर इम्तियाज पे डायरेक्ट इस वक्त माल दे रहा है। यूनिलीवर किसी जमाने में मेट्रो पे डायरेक्ट माल देता था, अब मुझे नहीं पता देता है कि नहीं देता है। तो समझ रहे हो? तो जनरल ट्रेड और एक से डायरेक्ट हम। अब यूनिलीवर ने कहा हम लक्स हो या सनसिल्क को, हम दोनों को ऐसे ही बेचते हैं, या तो जनरल ट्रेड में जाएगा या तो नेचर ऑफ द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के दोनों के ऊपर सेम कवानीन अप्लाई होते हैं। एक तरह के, जरूरी नहीं कि एक ही हो, एक तरह के होते हैं। यस सर, पाकिस्तान के कवानीन अप्लाई होते हैं, कॉस्मेटिक्स के कवानीन अप्लाई होते हैं। तो यूनिलीवर पता है क्या करते हैं? बड़ी बड़ी गौर से बात सुनना। यूनिलीवर पूरी होम केयर कैटेगरी को एक साथ सेगमेंट बनाता है। पूरी बोला यार होम केयर, उस होम केयर क्या कह रहा हूं, पर्सनल केयर, सॉरी, पर्सनल होम केयर को ही बनाते हैं। पर्सनल केयर को पूरा क्या करता है? एक सेगमेंट बनाता है, जिसके अंदर आप फेयर एंड लवली भी आ रहा है, उनका पॉन्ड्स भी आ रहा है, उनका सनसिल्क भी आ रहा है। पूरा सारी ही चीजें इंसान की खूबसूरती के लिए हो रही है, यूज हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, एंड में थोड़ा सा चेंज है, कस्टमर भी सेम है, मेथड भी सेम तरीके से है, और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी सेम है। क्लियर है हम? तो यूनिलीवर पर्सनल केयर को, होम केयर को और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट, अपने सारे को सिर्फ 3 में तोड़ देता है। वो बोलते हैं फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट अलग एक कैटेगरी होगी, पूरा सेगमेंट। होम केयर शेयर होल्डर को वो अलग अलग नहीं बता रहा होता कि फेयर एंड लवली इतना बिक रहा है, ये बिक रहा है। क्या हम क्लियर है? अब आपके लिए सवाल, केएनएस में सीए की क्लासेस भी होती हैं और अब मुझे बताएं केएनएस के लिए सीए एसीसीए एक सेगमेंट है, अलग अलग है। अब जरा ये पॉइंट्स में देखते हुए बताएं, एक है अलग अलग है, सब पॉइंट्स पे एक एक करके देखें, एवेल्युएट करें खुद से, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं? यस यस। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आए सर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड, भाई दोनों ही अकाउंटिंग कोर्सेज है ना, अकाउंटिंग वगैरह। प्रोडक्शन प्रोसेस सभी में टीचर्स के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर्स इंसान ही पढ़ रहे हैं। मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर क्लासेस, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, ये भी चल रही है ना सर। तो फिर हमने कह दिया कि सर ये सब कुछ तो सेम ही हो रहा है। फिर कह रहा है नेचर ऑफ रेगुलेटरी, एक को आईकैप देख रहा है, एक को एसीसीए देख रहा है। अब बताओ क्या ये सेम है? कितने लोग कह रहे हैं ये भी सेम है सर, नेचर के हिसाब से? कितने लोग कह रहे हैं नेचर के हिसाब से सेम है? हाथ उठाए, बोलने वाले बने हैं। नहीं है।
नहीं सेम है, हाथ उठाएं। जो कह रहे हैं सेम है, जो कह रहे हैं सेम नहीं है वो हाथ उठाएं। बाकी लोग क्या है पता नहीं। सही जवाब है कि सर सेम है, नेचर के हिसाब से सर सेम है भाई। दोनों का ही रूल्स हैं, दोनों ही कहते हैं कि इतना आपका रिजल्ट मेंटेन होना चाहिए, इतनी जो है आपकी क्लासेज, इतने आवर्स होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही कानून हो, लेकिन एक अब CA/SE केएनएस के लिए क्या है, ऊपर एग्जाम्पलर कॉलेज है, वो अलग है, वो आएगा इसमें। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमने क्या किया, प्रोडक्ट और प्रोसेस सर्विस सेम नहीं है, वो भी तकरीबन सेम पढ़ाते ही है ना यार। प्रोडक्शन प्रोसेस, हाँ उधर ऑनलाइन नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। फिर आते हैं इंसानी पढ़ रहे हैं ये तो है ही। सर, लेकिन सर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का बहुत फर्क है ना सर। वहां पर कौन देख रहा है आपका, इंटरमीडिएट बोर्ड। तो सर ये पॉइंट क्लियर हो, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। बड़ी बड़ी कंपनी ने कहा इतनी भी सही है, स्टैंडर्ड तुम आ गए हो, इतनी औकात नहीं देंगे शेयर होल्डर को अनफॉर्चुनेटली कि उसको सब बता दे। बताएंगे लेकिन एग्रीगेट कर कर, उसके लिए भी भलाई है। तो हमने कह दिया सर पहला स्टेप क्या था, क्या आइडेंटिफाई करोगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट। दूसरा स्टेप क्या था, कि आप उसको क्या करोगे, एग्रीगेट करोगे। दूसरा स्टेप क्या था, तो अब हम आए और हमने कह दिया सर हम दूसरा स्टेप भी लिख लेते हैं। हमने कहा सर स्टेप 2 होगा स्टेप 2 एग्रीगेशन क्राइटेरिया। तो सर स्टेप 2 क्या हो गया, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। आपने एग्रीगेशन क्राइटेरिया को करना है, ठीक है। क्या हम क्लियर है। यस। अब आ जाते हैं स्टेप 3। यूनिलीवर ने बोला भाई देखो 22 को हमने कितने में डाल दिया, 3 में। अब क्या डिस्क्लोज कर दें, बोला रुको जरा, सब्र करो। स्टेप 3 आ गया। बोला हर एक इस काबिल थोड़ी होता है कि उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए ना। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिंदगी में, लेकिन क्या हर दोस्त को फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हो, नहीं खवातीन तो करवा दें शायद, लड़के ना करवाए। है ना। कभी कभी होता है कि इसको घर से इंट्रोड्यूस करवा जाए तो फिर घर वाले दोस्तों में जाना बंद कर देंगे, सही बात है ना सर। तो स्टेप 3 क्या होता है कि भैया आपने रिपोर्टेबल सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होता है, अभी देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। सर वो घर पे नहीं है, मैं जैसे डोर पे खड़ा हूँ। चलो नीचे बैठ जाओ, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। नंबर है तुम्हारे पास उनका, नहीं नहीं नंबर नहीं। वो आने वाले होंगे, गार्ड से पूछ लेना, ठीक है। वो आए फिर मुझे कॉल करो। थैंक यू। ओके ओके। हाँ भाई तीसरा क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब आ जाए सर, हमने कहा हर एक इस काबिल नहीं होगा कि जिसको तुम रिपोर्ट कर दो। भाई तुम्हारे 10 सेगमेंट हैं, लेकिन एक लेवल है, चलो बोला किस चिल्लर को दिखा रहा है मुझे, है ना। तब उसके लिए उसने एक और क्राइटेरिया दिया, आ जाओ। अब आ जाए, information is required to be disclosed separately about an operating segment that meets any of the following quantitative threshold। कौन सी थ्रेशोल्ड है, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जिनको आप काउंट कर पाए ना। इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू, पहला क्राइटेरिया ये इसका, इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू बोथ सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड सेल्स और ट्रांसफर इज 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड रेवेन्यू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ ऑल सेगमेंट्स। अब सुनना सर, एक्सटर्नल रेवेन्यू क्या होता है, जो आपने बाहर कस्टमर को भेजा। इंटरनल रेवेन्यू क्या होता है भैया, और एम्प्लॉइज को भेज दिया। यूनिलीवर था ना, यूनिलीवर बड़ा स्मार्ट था,
स्मार्ट क्या करता था, रमजान में ना वो ऑफर निकाला था एम्प्लॉइज के लिए भाई, ईद से पहले आइसक्रीम चल रही होती है ना, तो बोलता था हम लोगों को जो है ना, हम एम्प्लॉइज थे तो बोलता था कि यार तुम लोग 1000 रुपये वाला जो है ना, जो आइसक्रीम का वो आता था पैक, 500-600 में ले जाओ। फिर जो बेचारे ऑडिटर आते हैं वो भी खुशी जब होते थे, वो भी खुशी खुशी ले जा देते था, पर बंदा 2-3 लेके जा सकता है। पता है उसमें क्या होता था, उसके अंदर एक्सपायरी करीब होती थी भाई, जाहिर सी बात है ना यार, कंपनी बोलती है एक्सपायरी वाला माल है, दुकान पे बेचेंगे। और अगर इम्तियाज वाला इतना स्मार्ट आदमी है, अगर वो बोलते हैं भाई एक्सपायरी के करीब माल होगा, नहीं बिका तो वापस दे दूंगा, बिक गया तुम्हारा नसीब, नहीं बिका तो यूनिलीवर कहता था भाई के एम्प्लॉइज बेचारे जज्बात में सस्ते, इनके घर वाले भी खुश। और कभी कभी रमज़ान में जो ना, ये नेचुरल है, देखो ये मिडिल क्लास फैमिलीज का बड़ा नेचुरल है, ख़ास तौर पे घर में ना ख़वातीन का कोई चीज़ ऐसी फ्री में मिलती है ना, हम लोग को रमज़ान में जो ना ठीक ठाक इतना बड़ा बड़ा कार्टन मिलता था, उसके अंदर भाई यूनिलीवर प्रोडक्ट सारे वो जो एक्सपायरी पे या तो करीब हो या बिक नहीं रहे हो। यूनिलीवर ने पता है एक ड्राई शैम्पू निकाला था, उसका नाम था टोनी एंड गाई, उसके अभी डिफेंस में सैलून भी शायद आपने देखे हो, टोनी एंड गाई का ड्राई शैम्पू। अच्छा यूनिलीवर सुनिएगा बड़ा स्मार्ट है ये, यूनिलीवर ने निकाला था कि यूनिलीवर कोई भी प्रोडक्ट नया वैसे लॉन्च नहीं करता है, वो पहले उसके कुछ इंपोर्टेड आइटम मंगवाता है और चेक करता है बिक भी रहा है कि नहीं। जब आया ना तब भी हमने कहा, जो उसकी कैटेगरी थी, मैं फूड्स देखता था, इसकी कैटेगरी का बंदा था पर्सनल केयर का, उसका मतलब यार ये नहीं बिकेगा ना, तो ये पता है ड्राई शैम्पू का मतलब पता है क्या होता है, नहाओ नहीं बालों में स्प्रे की तरह करो, ठीक है। मैंने कहा यार ये गोरे करते हैं जो सर्दी वाले मुल्कों में हो, सही है ना। मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी है भाई, सफाई निस्फ ईमान है, ऑन एवरेज एक आदमी दिन में एक दफ़ा तो नहा ही लेता है, चलो ये सब नहीं तो 70-80% लोग तो। मैंने कहा यार यहाँ पर लोग नहाते और ये आवाम अलग है यार। एक और कंपनी के मैं ऑडिट पे था, डाबर। अच्छा मुझे शुरू से ना मार्केटिंग का शौक, जैसे मुझे हेल्प भी किया फिर यूनिलीवर जॉब में। अब वो लेकर आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट शैम्पू, शैम्पू के अंदर कलर नहीं, बोलते कलर इज हार्मफुल। मैंने कहा ये आवाम है ना, ये नहाते हुए जब तक टब भर रहा होता है, अब तो शावर आ गए, ये ना पीछे लेबल पड़ती है, ये पढ़ रहे होते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है, फारिग बैठे कुछ कर लेना। मैंने कहा तुमने अगर शैम्पू में कलर निकाले, इनको शैम्पू वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। मैंने कहा चलेगा ही नहीं, वो भी टोनी एंड गाई भी गया, चला नहीं चला, तो यूनिलीवर ने क्या किया, टोनी एंड गाई स्टाफ में बांट दिया, मतलब तुम लोग यूज करो भाई, सही है। खैर तो सर इंटरनल सेल्स मतलब ये नहीं होता है एम्प्लॉइज को सेल कर रहे हैं ना। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों ने शायद अभी कॉस्टिंग में नहीं पढ़ा, बड़े होके पढ़ोगे इंशाल्लाह BFD में, कहो इंशाल्लाह। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसके नीचे हम आए थोड़ा। ट्रांसफर प्राइसिंग का नाम सुना है तुमने? ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं सुना? चलो मैं बताता हूँ व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जाम्पल से बात समझते हैं। सपोज करें सुजुकी का नाम सुना है कंपनी? सर सुजुकी के जो ना एक गाड़ी फाइनल होती है ना, तो हमने कहा 4 डिवीजन से गुजरती है, A, B, C और D, सही है। अब अल्टीमेटली ना उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितने की लगती है? 40 की, और D उसको 80 रुपए में बेच देता है। कितने में बेच देता है? 80। और D बोलता है देखो भाई आखिरी टच तो मैं ही लगाता हूँ, उसके बाद बिकती है तो 40 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 40 रुपए। ऐसा हालांकि नहीं है। तो सुजुकी के अंदर वाकई में ट्रांसफर प्राइसिंग फॉलो होती है कि एक डिपार्टमेंट भी जब दूसरे डिपार्टमेंट को अपनी चीज बेचेगा तो वो किस पे बेचेगा? प्रॉफिट पे बेचेगा। डिपार्टमेंट कॉस्टिंग में कुछ ऐसा पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? कॉस्टिंग में पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कि एक डिपार्टमेंट भी दूसरे को जब कोई चीज बेचेगा तो किस पे बेचेगा? ये तुम्हारे पास या तो ये MFA में जो भी बिजनेस इनसाइट्स है उसके अंदर कहीं होगा, BFD में भी तो लाजमी है ये। अब आ जाए भाई, हमने कह दिया ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। C इज फॉर कॉस्ट, P इज फॉर प्रॉफिट। भाई डिपार्टमेंट A ने कॉस्ट लगाई कितने की? 10। आगे बेचा कितने में? 20 में। प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 10। B के लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 20 है ना? सपोज करते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ने कॉस्ट, B ने 20 का तो खरीदा, B ने अपनी कॉस्ट कितनी लगाई? 10 रुपए।
भाई बी की टोटल कॉस्ट हो गई 30 रुपए। कैसे? 20 रुपए का ए से खरीदा, 10 रुपए अपने लगा दिए, और 20 ने कह दिया 5 रुपए का बी ने प्रॉफिट रखा। बी के आगे सी को कितने का दिया? 35। सी ने 35 का खरीदा, सी ने 10 रुपए की अपनी कॉस्ट लगाई, और सी ने 10 रुपए का अपना प्रॉफिट रखा। कितना हो गया? 55 रुपए। 55 रुपए। उसने डी को कितने का दिया? 55 रुपए का। 55 रुपए का। कितने का दिया? 55 रुपए। डी ने अपनी कॉस्ट लगाई 10 रुपए की, और अब डी आगे कितने में बेचेगा? 80 रुपए में। तो डी का प्रॉफिट कितना आ गया? 15 रुपए। अब आप गौर से अगर देखें तो सर कंपनी प्रॉफिट अभी भी 40 का ही कर रही है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो रहा है? हर डिवीजन में ब्रेक हो रहा है। यस। तो सर ये जो ए बी को 20 रुपए की चीज बेच रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल सेल्स। किसको क्या कहते हैं? बी सी को बेच रहा है ना। अब मेरी एग्जांपल सुनो, यूनिलीवर की एग्जांपल देता हूं। कॉर्नेटो का जो कोन है, देखा है तुम लोगों ने? कॉर्नेटो का कोन तो देखा ही होगा ना। और जो नूडल्स है, उन दोनों के अंदर तुम्हें लगता है कोई सेम मटेरियल यूज होता है? जो नूडल्स हैं और जो कोन है, उनके अंदर सेम मटेरियल लगता है यूज होता है? कोन किससे बना हुआ होता है? बिस्किट। बिस्किट किससे बनता है? मैदे से। और नूडल्स किससे बनती हैं? मैदे। मैदे से। तो पता है क्या होता है सर? ये जो है ना, जितना भी ये मैदे की पिसाई और सारी चीजें होती है जो उसको वो एक उसमें लाना फॉर्म में, जो अम्मी आटा वगैरह गूंथती हैं, वो सारे का सारा यूनिलीवर की आइसक्रीम फैक्ट्री में होता है। कहाँ होता है? आइसक्रीम फैक्ट्री तैयार करती है फूड्स फैक्ट्री, और दोनों फैक्ट्रीज के दरमियान, दोनों लाहौर का इलाका है भाई फेरो, सही है ना? वहां पर दोनों फैक्ट्रीज हैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। आइसक्रीम के पास जगह है। बोला हम 2 अलग अलग मशीनें क्यों लें भाई? बड़ी कंपनी है। बोला भाई बिलियंस की मशीनें आती हैं, एक मशीन रखेंगे, आइसक्रीम के अंदर पूरी तैयारी होगी, और वो आइसक्रीम वो चीज़ कहाँ भेजेगी फिर? फूड्स फैक्ट्री में। तो आइसक्रीम जब वो काम करती थी तो आइसक्रीम उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के किसको बेचती थी? क्योंकि आइसक्रीम वाले कहते थे यार मेरी लेबर, मेरी सारी चीज़ें लगी हैं, कुछ प्रॉफिट तो आइसक्रीम का भी होना चाहिए। तो ये जो आइसक्रीम फूड्स को बेच रही है, ये क्या है? इंटरनल सेल्स है। ये क्या है? तो सर अब हमने इंटरनल सेल्स पढ़ी, तो अब हम आ जाते हैं इंटरनल सेल्स से यहां पर इस पॉइंट पे फिर से कह रहा है इट्स रिपोर्टेड रेवेन्यू इंक्लूडिंग बोथ सेल्स टू एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इंटर सेगमेंट सेल्स 10% or more of the combined revenue internal and external of all segments। तमाम सेगमेंट्स का जो रेवेन्यू है उसका 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब सब बच्चे इधर देख लेंगे। ए नौजवानों इधर आते हैं। अब हम आ रहे हैं, बहुत हमने जो है ना बातें कर ली, अब हम आएंगे और इसके सवालात की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, ये नजर आ रहा है। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम जाएंगे। चलें सर, अब एक सवाल हम कर लें। अब सब बच्चे ना बोर्ड की तरफ देखेंगे। मेरा बच्चा अब आ जाइए, सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने लगे हैं, है ना सर? ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू रिलेट्स टू हसन खानानी Company is 5 divisions. with 5 divisions: wood sales, furniture sales, वनीर क्या होता है? बता वनीर क्या होता है? तो जो ऊपर शीट लगी है ना, नीचे नॉर्मल लकड़ी है, ऊपर जो शीट लगी है। A company with 5 divisions operation: wood, furniture, waste और others। अब देख रहे हो, कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल, इंटर सेगमेंट, रिपोर्टेड प्रॉफिट, टोटल एसेट्स। ये दो भी का भी काम है। अब हम आ जाते हैं इस सवाल को कंटिन्यू कर लें। सब बच्चे इधर देखेंगे मेरा बच्चा। अब हम आएंगे, हमने सबसे पहले कहा क्राइटेरिया, कि भैया क्राइटेरिया क्या है, इसको बड़ा कर लेते हैं हम। सही है सर? हमने कहा व्हाट्स द क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया पे हम आते हैं। पहला क्राइटेरिया हमारा है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का क्राइटेरिया क्या था? सब कितना होना चाहिए? 10% या उससे ज्यादा। तो हमने कहा हम आ जाते हैं क्राइटेरिया पे। हमने कहा रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्राइटेरिया क्या है? बात है सवाल के ऊपर फिर से। टोटल जो रेवेन्यू है ना, उसका 10% या उससे ज्यादा इंटरनल एक्सटर्नल मिला करके होना चाहिए। अब मुझे जरा बताओ टोटल रेवेन्यू कितना है? 650। 698। Yes, 698। एक्सटर्नल कितना है? 648। 650। और इंटरनल कितना है? तो अब 698 का 10% लोग कितना होगा? 69.8। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया रेवेन्यू का क्राइटेरिया है कि रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसके नीचे मुझे नहीं पता इक्वल टू कैसे लगेगा वो वाला। ग्रेटर देन और इक्वल टू 69.8 कह सकता हूं मैं। 698 का 10%। कितने परसेंट? 10%। कितना हो गया? 69.8। अब आपने कहा सुनना पड़ेगा, और से कॉपी कोई नहीं करेगा। हमने कहा अगर रेवेन्यू सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू 69.8 से ज्यादा है तो उसको रिपोर्ट करोगे, वरना रिपोर्ट। अब हमने कह दिया इस कंपनी के पास 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट आ गए थे एग्रीगेशन के बाद। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा जो है वो रिपोर्टेबल है। तो हमने कह दिया 220 + 38 टोटल कितना होगा? 258। क्या ये 258 ज्यादा है 69.8 से? नहीं। यस सर, ज्यादा है। Yes। फर्नीचर का कितना है? 258। क्या ये भी ज्यादा है? यस सर, ये भी ज्यादा है। वनीर का कितना है? 62। कम है। कम है। तो क्या वनीर रिपोर्टेबल होगा? नहीं होगा। नहीं सर। वेस्ट कितना है? 60। 60। अदर सेल्स कितनी है? 60। तो क्या ये होंगे? नहीं होंगे। तो हमने कहा सर यहाँ पे 3 अटेम्प्ट होंगी हर बच्चे के पास। कितनी अटेम्प्ट होंगी? अब हम इसका सवाल को देखो, मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ। फॉर्मेट कैसे करेंगे? हमने क्राइटेरिया निकाल लिया रेवेन्यू का ना, इसके 2 क्राइटेरिया और आएंगे, वो हम देखेंगे बाद में। सही है। अब हम आए और हमने हेडिंग डाली सेगमेंट का नाम। सही है। दूसरे नंबर पे हमने लिखा रिपोर्टेबल ऑन दी बेसिस ऑफ। किसकी बेस पे वो रिपोर्टेबल है? ठीक है। और हमने कह दिया कि सर अगर हम सेगमेंट का नाम के लिए ये कर दें, और यहां पर हमने कह दिया हम मर्ज करके ओहो शॉर्टकट भी भूल गया मैं। तुम में से किसी को मर्ज का शॉर्टकट पता है? Merge and center होता है। हाँ। Insert भी कर दो। नहीं होगा Insert ये यार, कुछ था। ऑल्ट Alt HMC। Alt। हाँ, मुझे ऑल्ट एमसी तो याद आ रहा था। सही, आ जाए। रेवेन्यू। अब सब बच्चे देखेंगे इसको हम फॉर्मेट को करेंगे कैसे। हाँ, सब बच्चों का दे दो कि भैया ये इसका फॉर्मेट आएगा यूं कि भाई हमने एक सेगमेंट पकड़ा, आप सेगमेंट का नाम लिख रहे हैं। देखो इसके सेगमेंट का नाम क्या क्या थे? वुड, फर्नीचर, वनीर, वेस्ट और अदर्स। अब इधर देख लेना सब बच्चे। हाँ भैया, हमने कह दिया कि सर ये जो वुड है ना, ये तो रिपोर्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, है ना? Yes। तो हमने कह दिया ये रेवेन्यू की बेस पे रिपोर्टेबल है। बल्कि हम चाहें तो इसको भी हटा दें और हम यहाँ पर लिख दें रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट। यहाँ पे ये हमने कहते हैं रिपोर्टेबल किसकी बेस पर है? रेवेन्यू। फर्नीचर भी किसकी बेस पर है? हमने ऊपर देखा ना, वनीर रिपोर्टेबल। तो अभी हमने कह दिया कि सर इसका मतलब ये है कि अब इसको जरा मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। सही है ना? जब इस सवाल को आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर में तो सबसे पहले आपने लिखना है क्राइटेरिया। क्या लिखना है? क्राइटेरिया के बाद आपने लिखना है कि रिपोर्टेबल किस बेसिस पर है। सही है? आपने कह दिया सर और सेगमेंट का नाम क्या है। अब हमने पहला क्राइटेरिया देखा है कि भाई रिपोर्टेबल रेवेन्यू की बेसिस पर है। फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल, बहुत सिंपल है।
सवाल में जाना है, देखना है कि भैया टोटल रेवेन्यू कितना है, उसका उठाना है कितने परसेंट, 10। अब याद रखना यहाँ पे 10 मतलब 10, 9.99 इज नॉट 10 इन दिस केस। किसी का अगर 69.5 होगा तो भी वो रिपोर्टेबल नहीं होगा। तो हमने कह दिया कि भाई 69.698 था, 69.8 सिर्फ दो ही मीट कर पाए, कौन कौन से, वुड और फर्नीचर। अब मैं चाहूंगा ये आप लोग कॉपी करें, क्योंकि सर आप लोग को कॉपी करेंगे तो मेमोरी अच्छी रहेगी आपकी। तो आज की क्लास में सर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर है कि अलग अलग बताना। फिर हमने कह दिया कि IFRS 8 जो ऑपरेटिंग सेगमेंट है अप्लाई किस पे होगा, लिस्टेड कंपनीज और अबाउट टू बी लिस्ट, और उनके कंसोलिडेटेड पे भी होगा और इंडिविजुअल पे भी, दोनों साथ पब्लिश होंगे तो सिर्फ कंसोलिडेटेड पे होगा। लॉर्ड हमने कहा इनके इंटरिम पे भी होगा और फाइनल पे भी होगा। फिर हमने कह दिया भाई यूनिलीवर को समझे, यूनिलीवर होम केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में काम करता है और इनके अंदर भी सब ब्रांड है, तो टोटल 22 ब्रांड है। यूनिलीवर ने कहा कि यार अगर मैं 22 को एक साथ दिखाऊंगा तो शेयर होल्डर तो परेशान हो जाएगा, तो हमने कहा रुको जरा सबर करो, सबसे पहले तो क्या निकालो, ऑपरेटिंग सेगमेंट है भी के। अब सर ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है बताओ, हमने कहा वो जिसके अंदर 3 बातें हो। पहली बात क्या होगी, जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि उसके अपने इनकम हो और हो सकता है अभी वो अपनी इनकम नहीं कमा रहा हो बट सलाहियत होनी। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि सर CODM उसको रेगुलरली क्या करता हो, रिव्यू करता हो। सही है सर, CODM पाकिस्तान में कौन होगा, BOD, सही है ना, बोर्ड ऑफ। तीसरा क्राइटेरिया क्या था, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने इसकी एग्जांपल दी कि सर मीट वन ऑर्गेनिक मीट कंपनी अपने पास चर्बी को अलग से रिकॉर्ड नहीं करे। इसकी एक और एग्जांपल दूं, इसकी एक और एग्जांपल सर ये जो हमारे पास वो होती है ऑयल रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, आप लोग इंशाल्लाह इनका नाम सुनेंगे। इनके पास जब ये पेट्रोल बना रहे होते हैं, ऑयल बना रहे होते हैं, तो सर इनके पास मेन प्रोडक्ट से पहले भी ना कुछ इनके बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। सही है, बाई प्रोडक्ट्स को भी लोग अलग से कंसिडर। फिर हम आगे आए थे और हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा सर एग्रीगेशन क्राइटेरिया। व्हाट इज एग्रीगेशन, हमने कहा यूनिलीवर ने कहा 3 के हिसाब से भी मेरे तो 22 ब्रांड बन रहे हैं, सब कुछ बोला नहीं एग्रीगेट करो। एग्रीगेट कब करोगे, जब वो 5 चीजों में एक जैसे हो। पहली चीज क्या है कि उनकी क्या होनी चाहिए, सेम नेचर, एक जैसा यूज, एक जैसा तरीका इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी चीज प्रोडक्शन प्रोसेस, बनते एक तरीके से हो। तीसरी चीज टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम होना चाहिए, कस्टमर्स वगैरह सेम। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पांचवा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट उनकी सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजों में सेम है तो हम इनको एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, एक साथ मर्ज कर देंगे। तो यूनिलीवर ने पूरी पर्सनल केयर को क्या कर दिया, एक, होम केयर को क्या कर दिया, एक, KNS-CACCA को क्या करता है, एक, एग्जाम्पलर को अलग। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा एग्रीगेट भी कर दिया, आप क्या करें, अब शो कर दें, बोला नहीं, इनमें से भी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है। उसका भी हमने पहला पढ़ा कि उस सेगमेंट का रेवेन्यू तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10% या उससे रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल रेवेन्यू। इंटरनल रेवेन्यू क्या होता है और एक्सटर्नल रेवेन्यू बाहर के कस्टमर। सही है, थर्ड पार्टी, सही ना। तो हमने कहा वो टोटल रेवेन्यू मिला करके तमाम सेगमेंट का उसका 10% या उससे तो करेंगे। जैसे अभी हमने खाली इसकी एक एग्जांपल देखी है, वो कौन सी देखी हमने, इसका क्वेश्चन नंबर, ये एक्सेल भी मैं आपको भेजने लगा हूं और मैं इसके साथ साथ आपको एक्सेल Q1 और जो हमारी क्लास का वर्क था वो भी, लेकिन खुदारा अपने पास लिखा भी करें। रीजन बीइंग क्या है सर, गुम हो जाता है। नहीं, गुम के अलावा सर आपका पेपर आपको अभी हो जाएगा 2 साल में, ये भी मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर बेसिक, बच्चे का कुछ और सवाल आया है इंशाल्लाह। आ जाए सर, अब क्विकली आ जाते हैं हम स्टोरी टाइम पे आज की क्लास के। और मुझे बताओ दुनिया में सबसे और वाला है, वो कल करेंगे हम डिस्कस, ठीक है ना सर। दुनिया में सबसे अच्छी स्किल क्या है, सेलिंग, बेचना। दुनिया में जिसको बेचना आता है वो दुनिया पे राज करता है, अपने बारे में एक अच्छी परसेप्शन बना लेता है ना सर। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं
आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, इसको बोलते हैं ना कि बाप ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, पता है वो कौन सा होता है? सेल्स एंड मार्केटिंग। तो बेचना सीखना चाहिए, और नेचुरली आप में से सब कहीं ना कहीं सेलर होते हैं। कोई अपनी स्किल को बेच देता है, कोई अपनी जो है ना दोस्तों की स्किल को बेच देता है, कोई अपनी टीम के स्किल्स को बेच देता है ना सर? आप लोग बेचना सीखें। मैं अपनी ऑफिस में सच बताऊं, उस बंदे को एज अ बॉस, ये बात बड़े गौर से सुनना, सबकी तवज्जो इधर, उस बंदे को ज्यादा वैल्यू करता हूं जो अपने आप को नहीं अपनी स्किल्स को भी बेच दे क्लाइंट के सामने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी ना एक क्लाइंट पे हमें एक बच्चे को किसी असाइनमेंट पे डिप्यूट करना था, और क्लाइंट भी अच्छा है माशाल्लाह। बच्चा, अब मैं आपको बताऊं, 4 साल वाला बच्चा गया, 4 साल का तजुर्बा था, एक्सपीरियंस में कोई उसका सानी नहीं था। वो उस क्लाइंट पे जाकर अपने आप को बेच नहीं पाया। लेकिन 1 साल वाला बच्चा गया, ठीक है, उसे 1 साल का तजुर्बा था, लेकिन उसको बेचना आता था। उसने ये साबित कर दिया कि यार मैं तुम्हारी कंपनी के लिए फिट हूं। सही है। अच्छा, वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनको चाहिए था थोड़ा बर्गर बच्चा। वो बच्चा बर्गर, वो था इंटर बैकग्राउंड का, बट ही नो हाउ टू लुक बर्गर। सही है ना? उसने बेच दिया भाई अपने आप को, और मैं परेशान था। वो 4 साल वाला बंदा गया है, क्यों? क्योंकि सर देखे, मैंने उस बंदे का, मुझे फोन आया, बोला यार ये 4 साल वाला बंदा टेक्निकली तो बहुत साउंड है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में चल नहीं रहा। एक बोला ये हमारे एनवायरनमेंट में चल जाएगा। अच्छा, बेचने के लिए ना 2 स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। पहली स्किल कम्युनिकेशन, दूसरी स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अपने इमोशंस पे काबू करना और दूसरों के इमोशंस को यूज करना। अब सर आए, अपने इमोशंस पे तो आपको काबू करना ही करना है, लेकिन दूसरे को इमोशंस को यूज करना। भाई आपने देखा कि भाई कस्टमर को आपको घेरना है, स्टोरी बना करके उसको इमोशनल कर दो। कस्टमर है, आपको पता है कि यार उसकी तारीफ करेंगे वो खुश होगा। अब कुछ लोग होते हैं ना, हमारी फर्म में कुछ बच्चे, उनको ना लीडर बनने का बड़ा शौक है। अब उनसे आपको कोई बड़ा काम लेना हो ना, तो बिल्कुल 2 लल्लू बच्चे, दो बच्चे जिनको काम इतना अच्छा नहीं आ रहा हो, उनको उस बच्चे को बोले यार देख तू इन दोनों का मेंटोर है, बॉस है। आप यकीन माने वो बच्चा जो है जान लगा देगा। सही है ना? तो सर ये स्किल होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस में आप अगले से बात करते हुए समझ जाओ कि इसका दिमाग क्या चल रहा है, साइकी समझो। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, है आखिरी बात। खवातीन जो होती है ना, खवातीन ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लड़के जो है ना ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, और कभी कभी उनको लॉजिकल होना, तू नहीं बाकी सही, कभी कभी लॉजिकल होना मार भी देता है। अच्छा, खवातीन इमोशनल होती हैं, इसीलिए आप देखें किसी भी खातून की आप तारीफ करेंगे ना, उसको अच्छा लगेगा, चाहे उसमें वो खूबी हो या लड़के की आप तारीफ करें, वो पहला सवाल पूछेगा तुझे मुझसे काम क्या है। सही ना? उसके दिमाग में क्या आएगा कि मतलब वो बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। खवातीन क्या होती है? इमोशनल। तो अब आपको पता हो यार, मेरे साथ और लड़कों में भी कुछ इमोशनल होते हैं, लड़कों में भी कुछ इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात पे रो जाएंगे, ये हो जाएंगे ना, तो आप उनको, मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि कायदे आजम ने क्या काम किया बताएं, हालांकि उनसे पहले बड़े बड़े लोग थे। कायदे आजम ने क्या किया? पाकिस्तान में कैसे बनाया? एक कौम को इमोशनल करके उनके जज्बात उभारे, और उनको, लीडर का काम क्या होता है भाई? लड़ा दे। आखिरी बात, सरफराज अहमद जानते हो? क्रिकेटर, कैप्टन अच्छा था, प्लेयर अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा कामयाब कैप्टन था। क्यों? उसको ग्राउंड में लड़कों को लड़ाने आता था, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को पता था अब इसको बॉल दूंगा तो ये बैट्समैन इसको आउट करेगा। 2 चीज़ों पे काम करो, और इसी कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। यकीन मानो तुम अपने साथ के लोगों से आगे बढ़ जाओगे। कैरियर के शुरू में 1-1.5 साल वाला बच्चा कभी हमारी फर्म में 3 साल वाले से आगे, सिर्फ एक वजह से,
इन चीज़ों की वजह से। और कभी कभी आपको मोटिवेशन चाहिए, एग्जाम्पल छोटी सी चलो यार याद आ गया, एक और दे दो। हमारा एक लड़का है ना, कभी कभी आपको यार मोटिवेशन चाहिए। हमारा एक लड़का है, सीनियर लड़का है, मीटिंगों में बोले ही ना, मीटिंगों में बोले ही ना। कल उसको मैं एक मीटिंग में ले गया और सामने पता है कौन बैठी थी? शाइस्ता लोधी। वो बोलना शुरू हो गया। मैंने ऑफिस में मैंने कहा देखो ये वैसे बोलेगा नहीं, और आज चुप नहीं हो रहा था। सही है, उनको बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि मतलब हमने उनका एक असाइनमेंट किया था उनकी क्लिनिक्स का, एसएल एस्टेट का। बता रहे हैं कि भाई ये पिछली दफा ये गलतियां भी थी, ये भी सही किया मैंने, वो भी सही किया। और मैं दूर से देख के उसको बोल रहा हूँ शाबाश बेटा, बढ़िया है, सही है ना। तो ये चले सर, हम मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा। कल नहीं सॉरी सैटरडे को। अल्लाह, हमारी क्लासेस वैसे हफ्ते में 3 दिन होंगे। ऐसा एक आखिरी चीज, कल की क्लास में वो होगा, थैंक्स टू बाकिर भाई को मैंने परसों कहा कि बाकिर ने पहले मैं चाह रहा था क्लास लगे। बाकिर ने कहा सर कोई और क्लास है नहीं ग्रुप बी की, आप क्यों लगाएंगे? मैंने कहा ठीक है नहीं लगा, और उसने आपकी कल क्लास लगा ली, जो बुध की क्लास थी, सही है ना। तो सॉरी फॉर दैट। अब हमारी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होंगी, बुध जुमेरात हफ्ता। लेकिन अगले हफ्ते फिर बुध को नहीं लूंगा। रीजन बिंग ये कि आईके वाले हमारी ऑफिस में आ रहे हैं, QCR होते हैं ऑफिस का, कभी आपको बताऊंगा, तो आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं ले पाऊंगा। लेकिन जुमेरात हफ्ता होगी, और अभी भी हफ्ते को हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है। हम मिलेंगे 10 मिनट बाद इंशाल्लाह दूसरी क्लास में DSR में। अल्लाह हाफिज।